अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस न कर पाएं। वो ये ना कहें कि आप अररिया से हैं, वो इतना बदनाम कर देना चाहते हैं कि किशनगंज के लोग उसी तरीके से सोचने लगे जिस तरीके से एक माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। एक्चुअली मैं 7 साल जेएनयू में रहा और जेएनयू के बगल में एक जगह है किशन में आप में कोई व्यक्ति नहीं है, मोदी बाजार के द्वारा खड़ा किया गया एक ब्रांड है। और कल के आप मोदी जी के भाषण को सुनिए, वो क्या कहते हैं कि वो इकट्ठा हो रहे हैं मोदी के खिलाफ। हम कहते हैं कि आओ गरीबी के खिलाफ एकजुट होते हैं। अरे लुटेरा, चोर बेईमानी करके जो है लोगों को ठग करके, लोगों के सामने लंबा लंबा फेंक करके, झूठ बोल करके बगुला की तरह गर्दन हिला रहे हो। सच बात क्या है? आइए हमारे साथ। तो कौन तुम्हारे साथ नहीं था? देश की जनता ने आपको देश का वजीर आजम बना दिया, आपको प्रधानमंत्री बना दिया। अब भी आप प्रचार में ही लगे हुए हैं। ये तो हिसाब दीजिए कि 5 साल में आपने गरीबी के लिए क्या किया। ये तो हिसाब दीजिए कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आपने क्या किया। ये तो हिसाब दीजिए कि महंगाई कम करने के लिए आपने क्या किया। ये तो हिसाब दीजिए कि काला धन को वापस लाने के लिए आपने क्या किया। भ्रष्टाचारी जब तक भाजपा से बाहर है भ्रष्ट है, और जो ही भाजपा में आता है गंगा जल पीते ही पवित्र हो जाता है। ये कैसे संभव है? कल के मंच पे हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, मन किया कि कैसे बोलता है यार, कहां से लाता है इतनी बेशर्मी। मैंने बेशर्म भी देख करके शर्मा जाए उसको, कह रहे मोदी जी आ रहे चलते हैं। उसी नीतीश कुमार को यही प्रधानमंत्री रहते हुए जब अलायंस टूट गया था, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 2015 की बात है, ये 2019 है। हमारा याददाश्त इतना कमजोर हो गया है क्या? 20 रुपए वाला टॉपअप है कि 16 रुपए का ही बैलेंस मिला है। 4 साल पुरानी बात याद नहीं रख सकते हैं। वही नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिए तो वो सुशासन से कुशासन हो गए, और जो ही वो गठबंधन तोड़ करके भाजपा के साथ आए तो फिर से सुशासन हो गए। अरे बाप रे, ये तो चंद्रकांता सीरियल का IR है। यही है ना। उसी नीतीश कुमार को वही प्रधानमंत्री बोले कि इसका DNA खराब है। अभी उसी मंच पे, उसी गांधी मैदान में, उसी पटना में, इसी बिहार में खड़ा होकर के कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रधानमंत्री, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री, बहुत अच्छा मुख्यमंत्री। तो जनता को वो लोग क्या समझ रही है? जनता को वो लोग भेड़ बकरी समझ रही है। और सबसे ज्यादा वो लोग मुसलमान का तो छोड़ दीजिए, नाम मत लीजिए। देश में माहौल ही ऐसा है कि मुसलमान का नाम मत लीजिए। मुसलमान इनके लिए इंसान नहीं है, बस नंबर है। कितना % मुस्लिम वोट है, चलो सेट कर लेते हैं, सेकुलर खेलते हैं, नहीं मुसलमान वोट सेट हो जाएगा। सबसे ज्यादा मूर्ख तो हिंदुओं को बना रहे हैं।
टाइम टाइम पे क्या करते हैं, फेंकते हैं कि अच्छा विकास से मन भर गया तो लो राम मंदिर का फुटबॉल थोड़ा इससे खेलो। अच्छा राम मंदिर से हो गया, मन उब गया तो लो अब जो है भारत पाकिस्तान देते हैं। क्या चल रहा है देश में? और ये सारी चीजें आपको समझना होगा कि कंट्रोल कहां से होता है। वहीं से अब फेयर एंड लवली लगाने से दूध जैसी गोराई प्राप्त नहीं होगी, अब एचडी ग्लो होगा, एचडी ग्लो। जैसे वीडियो में आपको एचडी वीडियो आया तो अब फेयर एंड लवली भी एचडी ग्लो वाला फेयर एंड लवली लेकर के आया। मार धनाधन रगड़िए उसको सुबह शाम। और धनाधन जब रगड़ने का आदत हो जाएगा तब एक नया बाबा आएगा, पहले सिखाएगा योग और उसके बाद कहेगा कि खरीदो फेस वॉश। वही बाबा बोला कि ये विदेशी कंपनियां हमारे ऊपर विदेशी संस्कृति थोप रही है, इसीलिए हम देसी माल तैयार करेंगे। और उसके घी के डब्बे पे लिखा रहता है शुद्ध देसी घी। तो विदेशी घी भी होता है क्या? आप में से कुछ लोग बाहर गए हैं कि नहीं? तो जो गया हो उसको पकड़ करके पूछ लीजिएगा, क्या सा दोस्त बताओ दुबई में घी मिलता है क्या? बटर होता है वहां पे, वो लोगों को घी निकालने ही नहीं आता है। और आप अंग्रेजी के डिक्शनरी को जाकर के देख लीजिए, घी GHEE घी, हिंदी घी, घी का अंग्रेजी कुछ होता है क्या? तो डिब्बा पे अलग से शुद्ध देसी घी लिखने का क्या मतलब है? क्योंकि आपके दिमाग में घुस गया है, दिमाग में लाला रामदेव घुसा दिया है कि विदेशी सामान नहीं लेंगे, देसी सामान लेंगे। अब बाबा खुद विदेशी है, कि बाबा खुद विदेशी है। देसी माल बेच करके विदेश का भ्रमण करता है। प्रधानमंत्री उसी का चेला है। कपाल भाती दोनों साथ में बैठ के करता था, छोड़िए पकड़िए। योग एक विद्या है, योग एक पद्धति है कि आप स्वस्थ कैसे रहेंगे। इसको योग से कोई लेना देना नहीं है, इसको ब्रांडिंग से लेना देना है, इसको माल बेचना है। और जिसको माल बेचने की आदत हो जाएगी वो जनता को ग्राहक समझता है, नागरिक नहीं समझता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो लोकतंत्र भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की के भीतर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जो कभी माहौल आजमगढ़ को लेकर के बनाया गया। और लोग बाहर ये कहने से घबराने लगे कि मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं। और ये किसी भी जगह को लेकर के ये माहौल बनाया जा सकता है। जब हम पटना में रहते थे तो बेगूसराय को लेकर के भी ये माहौल था। वहां पे जहां मकान मालिक को कहने कि हमारा घर बेगूसराय है, टू लेट का बोर्ड लगा हुआ है गेट पर, फिर भी मकान मालिक कहता था कि नहीं रूम खाली नहीं है, क्योंकि उसको लगता था कि एक बार रूम में रह जाएगा तो निकलेगा ही नहीं, रेंट भी नहीं देगा। ऐसा किसी अपने ही देश के हिस्से को लेकर के क्यों माहौल बनाया जाता है? अपने ही देश के नागरिकों को लेकर के ऐसा माहौल क्यों बनाया जाता है? क्यों ये बार बार साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इस देश के ही नागरिक जो इस देश में रह गए, इस देश के अल्पसंख्यक, इस देश के मुसलमान, इस देश के दलित, इस देश के आदिवासी, इस देश के पिछड़े, इस देश के अति पिछड़े, इस देश के गरीब, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश का आम आवाम सियासत के लिए बस गिनती के वोट बनकर के रह गए हैं। ये मनुष्य होने के अपने अधिकार को छोड़ दें, चिंता मत कीजिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष आया जाता है चुनावी राजनीति पर। कैसे पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते कहते मुसलमान मुर्दाबाद बोलना शुरू कर देते हैं। इस साजिश को समझिएगा, इस साजिश को समझिएगा कि राम और रहीम की दोस्ती की बात करने वाले लोगों को कैसे सेना विरोधी
और देश विरोधी साबित किया जाता है। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ और आप तय करके हमको बताइए कि इसमें गलती किसकी है। दो लड़का एक फील्ड में लड़ रहा था, एक का नाम राम और दूसरे का रहीम था। राम के घर वाले आए और कहे कि झगड़ा क्यों करते हो, तो राम ने कहा कि आप रहीम का पक्ष लेते हो। रहीम के घर वाले आए और कहा कि आपस में क्यों लड़ते हो, तो रहीम ने कहा कि आप राम का पक्ष लेते हो। इस देश में यदि कोई शांति की बात कर रहा है तो वो पाकिस्तान परस्त कैसे हो गया। इस देश में यदि कोई कह रहा है कि सेना के नाम पे राजनीति मत कीजिए तो वो सेना विरोधी कैसे हो गया। इस देश में यदि कोई कह रहा है कि नफरत की उन्माद से मानव सभ्यता जल जाएगी, मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो वो मुसलमान परस्त कैसे हो गया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये साजिश रची कैसे गई है। और ये साजिश ऐसे रची गई है कि प्रधानमंत्री कहते हैं जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं वो देश विरोधी हैं। और उस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का एक मंत्री कहता है कि जो भाजपा की रैली में नहीं जाएगा वो देश विरोधी है। मतलब इनका एजेंडा ये है कि यदि आप अपने घर के ऊपर कल को भाजपा का झंडा नहीं लगाएंगे तो ये आपको देश विरोधी कह देंगे। तो इनको मैं किशनगंज की धरती से, बिहार की भूमि से ये आगाह कर देना चाहता हूं कि ये धरती गंगा जमुनी तहजीब की धरती है। तुम्हारी हर साजिश को नाकाम करेंगे और तुमको बताएंगे कि ये फेंकू प्रधानमंत्री, तुम्हारा फेंकने का वक्त खत्म होने वाला है। 1 महीना बचा है, जितना चभड़ करना है कर लो, तुम्हारा वक्त जाने वाला है, तब इस देश का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। 5 साल का टॉक टाइम था, देश छोड़ करके विदेश में भी घूम घूम के बकर कर लिए। अब आपकी बकैती आपको मुबारक। ऐसा बकैत प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए। और बकैती की भी अपनी सीमा होती है। कल मैं प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था तो जिग्नेश हमको बोला कि इतना सब्र कहाँ से लाते हो। हम बोले कि ये सब्र तो देश की जनता का वरदान है ना। वोट दे करके 5 साल के लिए ऐसा प्रधानमंत्री चुन लिए हैं तो भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा प्रधानमंत्री है। तो सुनना तो पड़ेगा कि आखिर फेंका क्या, लपेटा क्या, ये जानना तो पड़ेगा। तो कल उनका भाषण हम सुन रहे थे तो पहली बार जो उनका वीडियो लेने वाला था थोड़ा अनमना ढंग से वीडियो ले रहा था। क्या पता चाचा की तरह उनके खाते में भी 15 लाख रुपया नहीं पहुंचा हो। तो आप ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री ऐसे बोलते हैं कि आपको लगेगा कि वो अपने मन से बोल रहे हैं। वो मंच से बोलते हैं, मन से नहीं बोलते हैं, देख करके बोलते हैं। और कैसे देख करके बोलते हैं तो उनके आगे में एक स्क्रीन लगा होता है दोनों तरफ। अब बगुला की तरह जो गर्दन हिलाते हैं वो उनका स्टाइल नहीं है। वो इस स्क्रीन से उस स्क्रीन में देख के पढ़ करके बोलते हैं। तो वीडियो में दिख रहा था। तो पढ़ते पढ़ते जो है तुतला रहे थे। और कुछ दिन पहले तुतलाने वालों पे ये मजाक उड़ा रहे थे। कितना
बेहतरीन चीज है, इसको समझिए। कहते हैं ना, मत बिगाड़ो बिगड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, बबूल के पेड़ में आम नहीं निकल सकता है। तो जो दूसरों का मजाक बनाता है वो एक दिन खुद ही मजाक बन जाता है। और मजाक का आलम यह है कि इनकी चाटुकारिता करने वाले जो लोग हैं वो इनको और ज्यादा मजाक का पात्र बना दिए हैं। मैं पात्रा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पात्र कर रहा हूं। तो मैंने उनको एक दिन कह दिया कि देखो भाई, मोदी जी रिश्ते में जिनके बाप लगते हैं मैं उनके मुंह नहीं लगता है। मैं इसलिए मुंह नहीं लगता कि वैसे ही इस आदमी का क्या है। आज जो प्रधानमंत्री है उसका माला जप रहा है, कल को कोई और प्रधानमंत्री हो जाएगा तो उसका माला जपना शुरू कर देगा। जिसके पीछे रीढ़ नहीं हो उसको इतना सीरियसली लेने का जरूरत नहीं है। और अगर आपके पीठ के पीछे रीढ़ है, आप में ये हिम्मत है, यदि आपको सचमुच भारतीय होने पे गर्व है, यदि सचमुच आप इस धरती से प्रेम करते हैं, तब आपको सवाल पूछना पड़ेगा। और सवाल पूछना, विपक्ष से सवाल पूछना कोई सवाल नहीं होता है। ताकतवर और शक्तिशाली लोगों के सामने सवाल खड़ा करना ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी होती है। और ये सवाल जब आप उठाएंगे तो पूरी ताकत से वो आपको डराने की कोशिश करेंगे, तरह तरह का आरोप वो आपके ऊपर लगाएंगे। और कुछ मजेदार आरोप मैं आपको बताता हूं। हमको कहते हैं कि ये देश विरोधी है। पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी देश नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी देश है तब मुझे देश विरोधी होने में भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि देश मतलब प्रधानमंत्री नहीं होता है। देश मतलब देश की आम जनता होती है। और आम जनता के पक्ष में, सरकार की विपक्ष में खड़ा होना ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी होती है। और ये जिम्मेवारी हमने उठाई है। और ये जिम्मेवारी जब हम उठाए हैं तो हम किशनगंज आए हैं। और यहाँ एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम किशनगंज चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं, चिंता मत कीजिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को इस बात को लेकर के चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हम किशनगंज से चुनाव नहीं लड़ेंगे। किशनगंज हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों से संवाद करने के लिए आए हैं। और एक हमारे पत्रकार साथी ने हमको पूछा कि ऐसी क्या जरूरत हो गई कि आपको किशनगंज जाकर के संवाद करना पड़ा। हमने कहा कि पूरे बिहार में सांप्रदायिकता की जहर फैलाने के लिए सबसे ज्यादा यदि किसी जमीन की इस्तेमाल की जाएगी तो वो जमीन किशनगंज की जमीन है। इसीलिए किशनगंज के लोगों को पहले से कमर कस लेना चाहिए। अब अलायंस होगा कि नहीं होगा, किसको कितना सीट मिलेगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा, इन चीजों से ऊपर उठ करके किशनगंज के लोगों को कमर कस लेना चाहिए। क्योंकि मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, किशनगंज अपने आप में महज कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। अगर आप इसकी भौगोलिक सीमा को देखेंगे तो ये 3 प्रकार की संस्कृतियों का मिलन स्थल है। ये नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है। और यहाँ पे सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला में नए नए डिजाइन के दंगों को गढ़ने की तैयारी चल रही है। इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है इस पूरे के पूरे सीमांचल के इलाके में कि धार्मिक आधार पर समाज का ध्रुवीकरण किया जाए। और उस ध्रुवीकरण को करने के लिए भाजपा के नेता जब भी इन इलाकों में भाषण देने के लिए आते हैं तो गंगा जमुनी तहजीब की इस जमीन को घुसपैठियों की जमीन बताने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं।
जब भी यहाँ आते हैं और यहाँ की जनता जब उनको नकार देती है तो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, फ्रस्ट्रेटेड भाजपा सीमांचल नोचे हो जाता है। ये फ्रस्ट्रेटेड भाजपा के नेता जब यहाँ की जनता के द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ यदि भाजपा हारेगी तो पटाखा पाकिस्तान में फूटेगा। ये क्यों बोला जाता है? ये इसलिए बोला जाता है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान दो पहचान को आपस में अलग कर दिया जाए और किशनगढ़ी जो उनकी पहचान है। अरे राहत इंदौरी साहब के नाम में राहत इंदौरी लगा हुआ है ना। कोई आजमगढ़ का शायर होता है तो उसके नाम में आजमगढ़ी लगा होता है ना। कैफी आजमी के नाम में आजमी लगा हुआ है ना। उसी तरीके से किशनगढ़ की जो पहचान है, उस पहचान को ये किशनगढ़ से बाहर इतना बदनाम कर देना चाहते हैं कि ट्रेन में जाते हुए कोई पूछे कि कहाँ मकान, तो आप ये ना कहिए कि हम किशनगढ़ से हैं। मोबाइल खरीद लें, कभी सोचे हैं? ये जो एक बाजार की साजिश है कि आपके सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर दे। जैसे भाई साहब, कागज के इस टुकड़े का जिरोक्स कर दीजिए। जिरोक्स कुछ होता ही नहीं है। जिरोक्स एक कंपनी है जिसने फोटो स्टेट मशीन बनाई थी। वो जो प्रक्रिया है जिसको आप जिरोक्स कहते हैं वो फोटो स्टेट है। दुकान पे लोग जाते हैं और कहते हैं सर्फ दे दीजिए। सर्फ तो एक कंपनी है, लेना आपको डिटर्जेंट है। यही बात दवा के साथ लागू होती है कि बुखार का दवा दे दीजिए, क्रोसिन। क्रोसिन कंपनी है, बुखार की दवा का नाम पैरासीटामोल है। ये जो बाजार है, इस बाजार की जो ताकत थी, उस बाजार की ताकत ने कहा कि अब लोकतंत्र को भी हम अपना जेब बना करके रखेंगे, अपनी जेब में डाल लेंगे। इसीलिए राजनीति में भी ब्रांडिंग की पॉलिसी अपनाई गई। ब्रांडिंग मोदी